नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सर्विस का विशेष कार्यक्रम झारखंड की बात। और झारखंड की बात के लिए हमारे साथ रोज की तरह जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, आज झारखंड की बात में हम यह चर्चा करेंगे कि देश में भारत का कानून है, लेकिन झारखंड में जंगल और पहाड़ में क्या कोई दूसरा कानून लागू है? सजा देने का अधिकार क्या अदालतों को प्राप्त नहीं है? वहां जनता की अदालतें लग रही हैं और आज नहीं लग रही है, लंबे अरसे से कई दशकों से लग रही हैं और यह विवाद अब भी खत्म नहीं हुआ है। आदमी आदमी का शिकार कर रहा है और कहा जा रहा है कि यह गुनहगार है। जनता की अदालतें और मैं लगातार खबरों में देख रहा हूं, जब झारखंड की खबरों को पढ़ता हूं समझता हूं कि स्थिति इस कदर बिगड़ी हुई है कि वहां जिन इलाकों में सेंदरा कहते हैं शिकार को, कि आपने जनता की अदालत लगाई, वहां किसी को उग्रवादी बता दिया, किसी को चोर बता दिया, किसी को डकैत बता दिया और फिर कहा कि जनता की अदालत का फैसला यह है कि इन्हें मौत की सजा दी जाए और वहीं मौत की सजा दे दी। जैसे बिहार में, बिहार की बात नहीं करें, देश की बात करें कि कानून है ही नहीं, तो क्या यह अधिकार प्राप्त है? और ऐसी स्थितियां परिस्थितियां क्यों हैं झारखंड में कि वहां हम खबरों में यह भी देखते हैं कि जिन इलाकों में सेंदरा हो रहा है वहां डीसी और एसपी भी बहुत मूवमेंट करने की स्थिति में नहीं, और जो लोग, जो समूह आदमी आदमी का शिकार कर रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं होती है। चाईबासा, पश्चिमी सिंहभूम, उस इलाके में पिछले 7 दिनों से जन अदालतें लग रही हैं और वहां सजा दी जा रही है, किसी को सुधरने का आदेश दिया जा रहा है और किसी को सीधे मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। ऐसा क्यों होता है झारखंड में? कानून अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पाता है? क्या प्रशासन पंगु है, निष्क्रिय है, भरोसा नहीं है लोगों का कि ये कार्रवाई नहीं कर पाएंगे? और आज तक झारखंड क्यों उग्रवादियों और नक्सलियों से मुक्त नहीं हो पाया? बिहार ने तो मुक्ति पा ली है, अब बिहार के उग्रवादी भी जाकर जो बचे खुचे हैं वह झारखंड में ही शरण लेते हैं। तो झारखंड की यह स्थिति क्यों बनी हुई है कि वहां आदमी को आदमी का, और यह कहकर कि यह अपराधी है, उग्रवादी है, चोर है, डकैत है, बदमाश है, शिकार करना पड़ रहा है और लोग नंगी आंखों से देखते हैं कि भीड़ जो है इसे मौत के घाट उतार रही है। अजीत जी, देखिए ज्ञानेश्वर जी, इसके बड़े आयाम पर हम लोग चर्चा करेंगे। उसके पहले जो तात्कालिक घटना है जिसका आपने जिक्र किया कि चाईबासा में पिछले 7 दिन से जन अदालत लग रही है और जन अदालत लगा करके और उग्रवादियों को या अपराधी चरित्र के व्यक्तियों को या जिनके ऊपर ये संदेह है कि ये उग्रवादियों के लिए खुफिया उसका सूचना देने का काम कर रहे हैं या फिर आपराधिक कृत्य में शामिल हैं, उनको सजा दी जा रही है। ये पिछले 7 दिन से ये प्रोसेस चल रहा है। इसका एक लंबा इतिहास है, लेकिन अभी जो तात्कालिक घटनाक्रम है वो इसकी वजह से है कि वहां अचानक उस इलाके में, पश्चिमी सिंहभूम के इलाके में अचानक उग्रवादी गतिविधियां बढ़ गई हैं। पीएलएफआई जो एक संस्था है, जो अल्ट्रा लेफ्ट की संस्था है, पीएलएफआई लेफ्ट का क्या आइडियोलॉजी तो कोई है नहीं, लेकिन वो अल्ट्रा लेफ्ट क्या की तरह दिखने वाला जो संस्था है पीएलएफआई, उसकी गतिविधियां बढ़ गई। उग्रवादी संगठन लेते वसूल रहे हैं। हाँ, वही, उनका कोई आइडियोलॉजी से लेना देना नहीं है, कोई सब मार्क्स के नाम पर और लेनिन के नाम पर, माओ के नाम पर आपने संगठन बना लिए और आप काम कर रहे हैं जो सामान्य पेटी क्रिमिनल्स जो होते हैं, जो अपराधी लोग दूसरे गैंगस्टर्स करते हैं, उस तरह के आप काम कर रहे हैं। तो लेकिन आपने उस पर एक मुलम्मा चढ़ा रखा है एक आइडियोलॉजी का। तो पीएलएफआई की एक्टिविटी अचानक बढ़ गई और इससे परेशान लोगों ने जन अदालत लगानी शुरू की। ये तात्कालिक घटनाक्रम का कॉन्टेक्स्ट ये है कि अभी जो हुआ है, उन लोगों ने ऐसे लोगों को पकड़ना शुरू किया है जो या तो प्रत्यक्ष रूप से पीएलएफआई से जुड़े हुए हैं या पीएलएफआई को सूचनाएं देते हैं, कुछ बताते हैं, उनके साथ खुफिया उसका काम करते हैं, जासूसी का काम करते हैं उनके लिए। उसके साथ साथ नया तत्व ये जुड़ गया है कि किसी अपराध में शामिल है, किसी महिला के खिलाफ अपराध में, चोरी में शामिल है, तो उन लोगों को भी जन अदालत में सजा दी जा रही है। तो यहाँ जो पुलिस का, यहाँ 2 बातें हैं, इसके 2 पहलू हैं। एक तो पीएलएफआई की गतिविधियां बढ़ी हैं, उनको पुलिस नहीं रोक पा रही है। पुलिस इतनी विफल है कि लोगों को कानून अपने हाथ में लेना पड़ रहा है।
ये पुलिस अगर पुलिस वहां एक्टिविटी कर रही होती, पुलिस अगर खत्म कर देती नक्सलियों को, उनकी गतिविधियां समाप्त हो जाती, तो हो सकता है कि आम लोगों को ये काम नहीं करना पड़ता। बिल्कुल, ये तो हालांकि प्रशासनिक विफलता है, सरकारी हाँ, विफलता बिल्कुल। है, मशीनरी की विफलता है। जी। हालांकि इस आधार पर इस बात को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है कि आप उग्रवादी को पकड़ करके और उसका सेंधरा कर दें। आपने कहा कि सेंधरा कर बिल्कुल। दिया। हुँ, सेंधरा करना जो अखबारों में भी यही छपता है कि सेंधरा कर दिया, 4 लोग पकड़े गए, जिसमें 2 लोगों का सेंधरा कर दिया गया। जो ताजा खबर है, कल की घटना है, जो हुँ, मंगलवार की, जी। कि 4 लोग पकड़े गए, 2 लोगों को का सेंधरा कर दिया गया और 2 लोगों को नसीहत नसीहत देके छोड़ दी गई कि तुम सुधर जाओ, तुम फिर अपने उस हुँ, आपराधिक काम में मत। उस इसी तरह से एक और उसके साथ-साथ एक और घटना है उसी इलाके की, चाईबासा के इलाके जी। की ही घटना है कि 2 उड़ीसा के 2 लोगों को भी ऐसे ही में मार डाला गया, जो उनके ऊपर ये संदेह था कि उन लोगों ने मवेशी चोरी किया, बैल चोरी किए हैं। वो अब गलत, सोचिए। वो घटना अलग है। ये जन अदालत से जी। अलग की घटना है। मतलब जन हुँ, अदालत में 2 लोग मारे गए, उसके अलावा 2 हुँ, लोग की लिंचिंग हो गई, मॉब लिंचिंग हो गई कि इन लोगों ने बैल की चोरी की थी। और जो बिल्कुल। जन अदालत लग रही है, उस जन अदालत के बारे में कहा जा रहा है कि अब तक 4 लोगों को सजा दी जा चुकी है, मतलब हुँ, सेंधरा किया जा चुका है। तो अखबारों में भी ये सेंधरा छपता है। सेंधरा तो एक पारंपरिक त्योहार की तरह पर्व है आदिवासियों का, जिसमें वो लोग शिकार खेलने जाते हैं और जी। उसकी इतनी पवित्र परंपराएं हैं, उसकी इतनी अच्छी चीजें हैं। लोग अपना अपने जो जंगल में रहने वाले लोग अपना जो कंदमूल खाते हैं या मांस खाते हैं, तो जिस जानवर का मांस खाते हैं उसका शिकार करने जाते हैं लोग। हुँ, और वो कई तरह का सेंधरा होता है, जो सीधे पुरुष चले गए शिकार करने, स्त्रियां जाती हैं पुरुषों का वेश रख के शिकार करने। जब पुरुष शिकार पर जाते हैं तो स्त्रियां श्रृंगार करके उनकी विदाई करती हैं और फिर जब तक वो लौट के नहीं आते हैं तब तक स्नान ध्यान नहीं करती हैं, श्रृंगार नहीं करती अच्छा। हैं। तो ये तो हुँ, आदिवासी परंपराएं हैं सेंधरा की। लेकिन हुँ, ये कब से हो गया कि इंसान इंसान का शिकार करेगा, उसको आप सेंधरा लिखेंगे? मीडिया को भी ये बिल्कुल। सब समझना चाहिए। अगर वो लोग कह रहे हैं कि हम सेंधरा कर रहे हैं, तो मीडिया हुँ, को ये नहीं कहना चाहिए कि सेंधरा हो गया। जी। क्योंकि फिर आप इस तरह से ग्लैमराइज होती है वो चीज, वो परंपरा ग्लैमराइज होती है, उस परंपरा का रूप बदल जाता है। जो परंपरा शुरू हुई है, उसके अपने भोजन की चीजें जुटाने के लिए जो परंपरा चलती है, उस हुँ, परंपरा में उससे ये जुड़ जाती हैं चीजें। फिर कुछ लोग कहने लगते हैं कि ये जस्टिफाई है, सही है, सेंधरा हुआ, हमारी परंपरा रही है। परंपरा इंसान का शिकार करने की नहीं रही है, इंसान को हाँ, सजा देने की नहीं रही है। यज्ञ में, हवन में हम हनुमान की आहुति देते हैं, तो इसका मतलब क्या हम आदमी की आहुति दे देंगे? आहुति आहुति दे देंगे, बिल्कुल नहीं देते हैं। जी। तो लेकिन जब आप जस्टिफाई करने लगिएगा, उसको मीडिया में वो टर्म चलने लगेगा, तो उसको फिर कुछ लोग न्याय संगत ठहराएंगे कि ये परंपरा है। बिल्कुल, परंपरा ये बिल्कुल। नहीं है। परंपरा, जो विजिलेंटे जस्टिस है, वो देश के लिए और समाज के लिए बहुत खतरनाक है। आज जो भी हुँ, लोग हमारे आदिवासी भाई बहन जो जंगल में रहते हैं, अगर उनको लग रहा है कि इससे उनको न्याय मिल रहा है या उनकी समस्याएं सुधर रही हैं, तो इससे न्याय नहीं मिलता है। जी। जो लोग सेंधरा के नाम पर किसी उग्रवादी को आज सजा दे रहे हैं, वो कल किसी निर्दोष को भी सजा दे देंगे इसी नाम पर। हुँ, तब आप क्या हुँ। करिएगा? तब आपकी बात कौन सुनेगा? जब और ये कानून जो जन अदालत तो पहले उग्रवादी लगाते थे और अब देखिए ग्रामीण लगाने लगे। पता नहीं इस जन अदालत में जज की नियुक्ति कैसे होती है, फैसला कौन सुनाता है। फिर तो वही है कि एक पीएलएफआई और दूसरा उनका संगठन, दोनों हथियारबंद हो जाएंगे और फिर हथियारबंद लड़ाई होगी। आपको याद होगा इसी चाईबासा के सारंगा जंगल में अब तो प्रवीण कुमार सिंह जिंदा नहीं रहे, कितने दिनों तक गायब हो गए थे, उग्रवादियों से ही लड़ते लड़ते। और फिर माना गया था कि वो है ही नहीं और कैसे लौटे थे और उनकी आंख की रोशनी में भी क्या क्या समस्याएं आई थी। प्रवीण कुमार सिंह का वो प्रकरण भी याद होगा। अजीत जी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल ध्यान है। पुलिस के लिए अलग तरह की समस्याएँ हैं ज्ञानेश्वर जी इसमें। जी। और ये जो आप सारंडा के जंगलों के सारंडा का प्रोजेक्ट बाज़ाब्ता भारत सरकार ने एक बनाया, सारंडा प्रोजेक्ट। लेकिन आपको पता है कि सरकारी प्रोजेक्ट्स की क्या स्थिति होती है? जयराम रमेश तब सारंडा के जंगलों में वन और पर्यावरण मंत्री थे और जी। मोटरसाइकिल पर बैठ के सारंडा के जंगलों में जाया करते थे, लेकिन उस प्रोजेक्ट का क्या हुआ किसी को नहीं पता। उस प्रोजेक्ट से क्या हुँ, सुधरा? वो किसी को पता नहीं है। लेकिन अपने आपने याद दिलाई पीछे की कहानी, तो हमको ध्यान है कि 4-5 साल पहले जनवरी 2020 की बात होगी, हमको लगता है, जब इसी तरह से 7 लोग मार दिए गए थे। और वो घटना भी दुर्भाग्य से देखिए किसी गुदड़ी ब्लॉक की है, जहां की ये कल की घटना जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसी हुँ, चाईबासा की गुदड़ी ब्लॉक में ही वो घटना हुई थी। 9 लोगों को पकड़ा था उग्रवादी होने के संदेह में और जन अदालत लगाई गई थी उनको सजा देने के लिए। लोग भागने लगे, वो 9 के 9 लोग जी। पकड़ करके, उसमें 2 लोग भाग गए, पकड़ करके 7 लोगों को लिंच कर दिया गया। उनको पीट-पीट करके पहले अधमरा किया गया, उसके बाद गला काट करके उनकी हत्या कर दी गई। उसमें बिल्कुल। कुछ लोग गिरफ्तार हुए, लेकिन ये 2020 के जनवरी की घटना है और ये हुँ, वो उसी ब्लॉक की घटना है जिस ब्लॉक में ये घटना हुई। तो जी। ये आप इसका मतलब, तब भी पुलिस विफल थी, तब भी पुलिस हुँ, उग्रवादियों को, चाहे वो उसका तृतीय प्रस्तावना समिति जो बनी हुई है, तृतीय प्रस्तुति समिति बनी हुई है, उसके लोग हों, हुँ, पीएलएफआई के लोग हों या माओइस्ट हो, किसी को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। जी। आपकी सारी पुलिसिंग फेल है उनको कंट्रोल करने में।
और उसके बाद मजबूर होकर के विजिलेंटे जस्टिस का रास्ता लोगों को अख्तियार करना पड़ रहा है। लोग अपना अब न्याय देने के लिए कानून अपने हाथ में ले रहे हैं। तो ये यहाँ एक पक्ष इसका कानून व्यवस्था की समस्या से जुड़ा हुआ है, जो हम लोग अभी देख रहे हैं कि आप उग्रवादियों को काबू नहीं कर सके, अपराधियों को काबू नहीं कर सके, और जो मॉब लिंचिंग में जो लोग शामिल होते हैं उन लोगों को भी आप सजा नहीं दिला सके। ये अपराध न्याय प्रक्रिया की गलती है। जैसे एक तो माना कि उग्रवादी पकड़े गए जिनके लिए जन अदालत लगी, लेकिन जिन लोगों को बैल चोरी के आरोप में पकड़ के मार दिया गया उनका क्या हुआ? उनको तो ऐसे ही मारता हुआ। और आपको ध्यान होगा इस तरह से घटना हुई थी इसी कोल्हान के इलाके में ही, जमशेदपुर की, और फिर एक लातेहार की घटना थी, जमशेदपुर की घटना थी, तबरेज अंसारी के मारे जाने की घटना थी, 3 और लोगों की लिंचिंग कर दी गई थी पशुओं की चोरी में। और वो लोग जो है, और हमने देखा जब लोग छोटे जमानत पर छूटे, जिन लोगों ने मॉब लिंचिंग की 3 लोगों की जमानत पर छूटे, तो भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन सांसद, पढ़े लिखे सांसद थे जयंत सिन्हा, ने माला पहना के उनका स्वागत किया था। तो ये उसी झारखंड में हुआ था। तो आप पुलिस प्रशासन, कानून प्रणाली और राजनेता, जब आप मॉब लिंचिंग करने वाले को ग्लैमराइज करते हैं, उसको सजा नहीं दिला पाते हैं, जो लोग एक तो ऐसी भयावह गरीबी है, उस गरीबी में जो थोड़े बहुत साधन हैं आदिवासियों के पास, वो लोग जो लोग लूट रहे हैं, आप उनको सजा नहीं दिला पा रहे हैं, और मजबूर होकर के लोगों को अपने हाथ में कानून अपने हाथ में लेना पड़ रहा है, तो आप उनको भी सजा नहीं दिला पा रहे, उनको भी नहीं रोक पा रहे। तो कोलोसल फेलियर जिसको बोलते हैं वो है, एकदम पूरी तरह से सिस्टम के फेल होने की बात है। और ये पूरे इलाके की ये क्या इतिहास है। आप चाईबासा का नहीं, अभी उसमें जैसे एक घटना हमने उसमें कल की घटना में हमने देखा कि एक एकदम खूंटी चाईबासा के बॉर्डर पर की घटना, बंदगांव की घटना है, जो एकदम बॉर्डर का गांव है, एकदम सीमा पर चाईबासा और खूंटी के। तो सिमडेगा में भी, खूंटी में भी, देखिए सिमडेगा और खूंटी में भी जन अदालतें लगने लगी। जैसे पश्चिमी सिंहभूम का मामला नहीं है, पूर्वी सिंहभूम तो मान लीजिए कि जमशेदपुर शहरी इलाका हो गया, लेकिन ये जब उसके पहले जब ये बटा नहीं था, तो यूनाइटेड सिंहभूम जब था, सिंहभूम ही एक था, बंटवारा नहीं हुआ था, तो ये पूरे इलाके की घटना थी। आप जमशेदपुर के शहरी इलाकों को छोड़ दें तो अब ये पश्चिमी सिंहभूम में है, खूंटी में है, सिमडेगा में है, और उसके आगे आप चले जाइए, कोलेबिरा तो नहीं लेकिन लातेहार तक में। तो जहां भी वादी सक्रिय हैं, नक्सलवादी सक्रिय हैं, वहां उनसे लड़ने के लिए आम लोगों को आगे खुद ही आना पड़ रहा है। ये जो आपको बिहार, जैसा आपने हम लोगों ने देखा एक समय बिहार में जो खूनी लड़ाइयां हुई कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से फेल है, पुलिस नक्सलियों को नहीं काबू कर पाई, तो रणवीर सेना का गठन हुआ, और रणवीर सेना ने लड़ना शुरू किया, तब कितने नरसंहार हुए, कितनी हत्याएं हुई, और उसमें ज्यादातर बेकसूर लोग मारे गए। बिल्कुल, वो इतिहास दोहराया जाएगा फिर झारखंड में। और अब सरकार बर्खास्त हो गई थी इसी मुद्दे पर, नरसंहारों के मुद्दे पर बर्खास्त हुई थी। सोनिया गांधी ने बाद में सरकार बचा ली थी, यह दूसरी बात है। लेकिन अच्छा, पत्थलगड़ी आंदोलन आप बता ही रहे थे कि किस तरीके से वहां समस्याएं रही हैं। हाँ, वो भी इसी इलाके का मामला है। तो ये उस पत्थलगड़ी का मूवमेंट जब शुरू हुआ 2016-17 के बाद, उसमें कई लोग इसके लिए भी मारे गए थे कि ये लोग पत्थलगड़ी का विरोध कर रहे हैं। ये 20 की घटना में ये भी एक पहलू था कि ये लोग जो 7 लोग मारे गए थे, उनके लिए कहा गया कि ये लोग पत्थलगड़ी का विरोध कर रहे थे। तो वो एक मूवमेंट है, वो अपनी आदिवासी पहचान बनाए रखने के लिए, अपनी संस्कृति बचाए रखने के लिए, अपनी जीवन शैली जो रहन सहन का तरीका है उसको बचाए रखने के लिए एक आंदोलन के तौर पर शुरू किया गया था। वो वायलेंट नहीं था और वो विजिलेंटे जस्टिस की तरह नहीं था, लेकिन बाद में उसका भी रूप बदलते बदलते इसी स्तर पर पहुंच गया। जब शुरू हुआ था तब एक पवित्र आंदोलन था, ये बताने के लिए कि संविधान ने आदिवासी मूल्यों को, आदिवासी परंपराओं को, वहां की रूढ़ियों को मान्यता दिया है। देखिए संविधान के अनुच्छेद 13 में ये एक क्लॉज है कि कानून का आधार जो है परंपराएं हैं। इस देश की और अलग अलग जातीय समूहों की जो परंपराएं रही हैं, उन परंपराओं को आधार बना करके ही कानून बनाया गया है। कानून कोई एलियन चीज नहीं है, यहाँ से हम लोग सीधे अमेरिका और ब्रिटेन का कानून लेकर के नहीं आए। हमारी परंपराएं जो थी हमारे समाज की, तो इसी बात को ऐसा किया उन लोगों ने खूंटी में, और इधर जो चाईबासा का ये जो पश्चिमी सिंहभूम का इलाका है, यहाँ आदिवासियों ने असर्ट किया और बजाबता पत्थर जो लगाया तराश करके, जिसको पत्थलगड़ी बोलते हैं, गाड़ दिया पत्थर उन लोगों ने, उस पर संविधान के इस अनुच्छेद का जिक्र किया, इस प्रावधान का जिक्र किया कि कानून का आधार हमारी परंपराएं, रूढ़ियां हैं, संविधान इस बात को मानता है। तो संविधान इस बात को मानता है, इस आधार पर उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब इसमें वर्जित है किसी भी बाहरी व्यक्ति का आना। इस पत्थर के अंदर हमारी सीमा में किसी का आना वर्जित है, कोई बाहरी व्यक्ति नहीं आ सकता है, चाहे वह देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं हो, राष्ट्रपति क्यों नहीं हो, वो नहीं आ सकता है। ये कहा गया कि ग्राम सभा जो तय करेगी वो कानून बनेगा। तो आपने एक ग्राम सभा की को मान्यता दी है सरकार ने भी, स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी मान्यता दी है। और जो इन राज्यों में एक थोड़ा इसको समझना इसलिए जरूरी है ताकि
ये न लगे कि ये सिर्फ कानून व्यवस्था की समस्या है, सिर्फ पुलिसिंग से हल हो जाएगी, ये नहीं है ज्ञानेश्वर जी। ये जो कांड हम लोगों ने देखा, जिस पर हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं, पुलिस अकेले पुलिस नहीं सुलझा सकती है, कलेक्टर साहब नहीं अच्छा। सुलझा सकते हैं। आपने खबर देखी होगी कि कलेक्टर साहब भी गए तो मानकी मुंडा से बात की उन्होंने जाकर। तो बिल्कुल। आपको मानकी मुंडा से बात करनी है। मुंडा जो होते हैं वो गांव का प्रधान होता है, सिर्फ गांव में होता है वो मुंडा होता है, और कई गांव के मुंडा लोगों के ऊपर एक मानकी होता है। जो जो अच्छा। मुंडा लोगों के बीच में असहमति होती है, उनके बीच विवाद होता है, तो मानकी उस विवाद को सुलझाता है, मानकी तक वो मामला जाता है। तो जब पश्चिमी सिंहभूम के कलेक्टर एसपी भी जब पहुंचे गुदड़ी ब्लॉक जहां ये घटना हुई है, तो उन लोगों ने मानकी मुंडा से बात की। उनके बगैर इसको नहीं सुलझाया जा सकता है, क्योंकि वहां अच्छा। की जो, हाँ बिल्कुल, जो आम आदमी है उसको वही लोग समझा सकते हैं, पुलिस जबरदस्ती नहीं समझा सकती। फिर आपको गोलियां चलानी पड़ेंगी, लाशें बिछानी पड़ेगी, तो ऐसे तो लोकतंत्र में नहीं संभव हो सकता है ना। पुलिस के हाथ यहाँ बंधे होते हैं। तो पुलिस की कमजोरी कहाँ है कि वो जो उग्रवादी हैं, नक्सली हैं, उनको नहीं खत्म कर पा रही। अगर वो खत्म हो जाए तो फिर काफी हद तक शांति बन जाए। बाकी काम में पुलिस नहीं भूमिका निभा सकती है, जन अदालत लगाने से नहीं रोक सकती। चाईबासा संपदा के मामले में कितना समृद्ध है, मैं एक छोटा सा क्षेपक यही बताता हूँ अजीत जी। मैं जब दैनिक जागरण रांची का संपादक बनकर गया और झारखंड में संवाददाताओं की नियुक्ति करनी थी, तो चाईबासा में एक पत्रकार दैनिक जागरण के रिपोर्टर बनने को आए, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस वक्त वे मर्सिडीज पर चल रहे, जिला रिपोर्टर। मैं तो डर ही गया था, क्योंकि देखिए, हाँ, दैनिक जागरण के मालिक सुनील गुप्ता भी जब आते थे तो मर्सिडीज नहीं होती थी उनके पास। तो ठीक है, बाद में मालूम हुआ कि सेकेंड हैंड ही उन्होंने खरीदी है, लेकिन हमने सोचा कि भाई जिला रिपोर्टर, इनके पास मर्सिडीज, और वह रहने वाले भी उड़ीसा के। तो मालूम हुआ वहां जितने प्रकार की संपदाएं हैं, खदान है, वहां क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। तो देखिए, वही हम कह रहे हैं कि एक और गरीबी इतनी है और दूसरी ओर भ्रष्टाचार इतना है, और ऊपर से नक्सलियों की समस्या है। और यदि आप सीधे तौर पर कानून का पालन अभी भी नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब झारखंड में लोगों का विश्वास, जो सरकार ने व्यवस्था बनाई है, जो कानून बनाया है, उसके प्रति स्थापित नहीं कर पाए हैं। हाँ, यही बात है। आपने कहा कि संपदा की बात आप तो ऐसे कही, जब हम लोग जब रांची से निकलेंगे और तमार का इलाका पार करेंगे, जब जमशेदपुर की तरफ बढ़ेंगे, कोल्हान की तरफ, चाहे आप किसी रास्ते से घुसे, चौका से, सरायकेला कांडरा के रास्ते से घुसे, या जमशेदपुर जाए आदित्यपुर की तरफ से, आपको पूरा जमीन लाल दिखने लगेगी। वहीं से 50-60 किलोमीटर दूर से जमीन लाल दिखने लगेगी। वो आयरन ओर की भूमि है, लौह अयस्क की भूमि है। इतना आयरन ओर है कि कई देशों की इकोनॉमी चल जाए, इतना आयरन ओर है उस इलाके में। जैसे आप रामगढ़ की तरफ से बढ़ेंगे तो रामगढ़ पहुंचने के पहले ही काली जमीन दिखाई देने लगती है। कोयले का इलाका है, इधर आयरन ओर का इलाका है, खनिज संपदा भरी हुई है। लेकिन उसका इस्तेमाल वहां के आदिवासी, वहां के मूल वासियों की गरीबी दूर करने के लिए नहीं हो रहा है। ये सरकारों की सबसे बड़ी विफलता है। आजादी के इतने बरस बाद भारत सरकार हो या राज्यों में जो भी सरकारें रही हो, उनकी ये बड़ी विफलता है कि वहां से आयरन ओर निकाल करके, कोयला निकाल करके दुनिया भर में लोग अमीर हो गए। चाइना की इकोनॉमी मजबूत हो गई झारखंड से आयरन ओर जाकर के। अच्छा। हाँ, और देश के कितने अमीर लोग हो गए और कितनी चीजें बन गई झारखंड के आयरन और कोयले से, लेकिन वहां के लोग अमीर नहीं हुए। तो ये एक तकलीफ अलग है अपनी, उन लोगों की अपनी तकलीफें अलग है। तो इसीलिए, लेकिन इसी वजह से क्या है, वो गरीबी में है, तो उनको महान इसलिए बताया जाता है कि आप अपनी परंपराओं को में ही जिंदा रहिए। आपकी परंपराएं ऐसे कहती हैं। परंपराएं गरीब रहने के लिए नहीं कहती हैं। अमीर होकर भी आप परंपरा का पालन कर सकते हैं। अभी आपने देखा ही होगा, हमको लगता है तमाम लोगों ने, चूंकि वो वीडियो बहुत वायरल हुआ था कि न्यूजीलैंड की एक मूलवासी आदिवासी महिला एमपी बनकर के आई है पार्लियामेंट में, और वो एक बिल पर चर्चा कर रही है, और बिल्कुल अपने आदिवासी अंदाज में, जैसे वो आदिवासी गांव में जिस तरह से उछल उछल के, नाच के और एनर्जी के साथ अपनी बात कहते हैं, उस तरह से वो अपनी बात कह रही थी। और सूट पहन रखा था उसने। तो झारखंड के आदिवासी भी सूट पहन के अपनी परंपराओं का पालन कर सकते हैं। मर्सिडीज में घूम के भी तो अपनी परंपराओं का पालन कर सकते हैं। बिल्कुल। ऐसा नहीं है ना कि आज एक, हम लोग बचपन से कहानी सुनते थे कि एक गरीब ब्राह्मण था, तो एक गरीब ब्राह्मण होता था, लेकिन अब तो ब्राह्मण बड़ी बड़ी गाड़ियों से आता है पूजा कराने। तो परंपरा तो नहीं है। तो इसलिए ये बेवकूफ बनाना है आदिवासियों को कि तुम ही परंपरा है गरीब बने रहने की। परंपरा गरीब बने रहने की नहीं है। परंपरा प्रकृति का पूजन करने की है। परंपरा पेड़ों से प्रेम करने की है। परंपरा अपनी दूसरी मान्यताओं की, अपने आदि देव को, अपने कुल गुरु, अपने पुरखे हैं, उनको पूजने की है। अपने कुल देवताओं की पूजा करने की है। गरीब बने रहने की परंपरा थोड़े है। तो परंपरा के नाम पर वहां नेताओं ने आदिवासियों को गरीब बना करके रखा हुआ है।
और ये देखिए उसी ना, परंपरा। परंपराओं के नाम पर लॉरेंस बिश्नोई क्या कर रहे हैं, परंपराओं के नाम पर ही तो। वही परंपरा के नाम पर आप अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं, और जिसके जिसकी जी। परंपरा कर रहे हैं वो गरीब बना हुआ है, आपकी वो अलग परेशानी में है, बिल्कुल। उसकी परेशानी नहीं दूर हम्म, कर रहे हैं। तो हम्म, ये क्या हमने पहले ही कहा कि सिर्फ पुलिसिंग से नहीं व्यवस्था सुधरेगी, क्योंकि ये विशुद्ध रूप से राजनीति और समाज का मामला है। पुलिस जी। की भूमिका यहाँ है कि आप अपराध कंट्रोल करिए। अगर आप चोरी रोकते हैं, अगर बैल की चोरी हुई है और आपने नहीं पकड़ा है, तो फिर लोग मजबूर होते हैं, चूंकि उन बैल उनकी पूरी समूची पूंजी है। ऐसा नहीं है कि अब हम लोग सुनते हैं कि दिल्ली में किसी के घर में 10 लाख की चोरी हो गई, तो उसकी 10 लाख की पूंजी नहीं होती, वो 10 लाख की पूंजी जी। चुपचाप सा बर्दाश्त कर लेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल। ऐसे भी बहुत लोग हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर आप वहां गांव में किसी का बैल चोरी हो जाए, तो उसकी सारी संपत्ति चली गई, तो आप जो उसकी कुछ वो है पूरी बैठ पूंजी होती, तो उसको जी। उसको तो रोकना पुलिस का काम है कि आप हम्म, चोरियां नहीं हो, उसके मवेशी चोरी नहीं हो, उसकी उसके यहाँ से जो लेवी लगा करके और नक्सली संगठन उसका आयरन ओर और उसकी दूसरी खनिज संपदा न बिकवाएं दूसरे उद्योगपतियों को, ये सब तो पुलिस रोक ही सकती है ना। तो पुलिस ये सब नहीं रोकती है। उसके बाद जो दूसरे वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो इसके लिए भड़काते तो हैं इसका मतलब आदिवासियों को। ये है ना, ये कि गाय भैंस और बैल की चोरी भी झारखंड में नहीं रोकी जा सकी है, और आज भी यह समस्या बनी हुई है। जबकि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि गाय भैंस बैल आज के जमाने में इसकी चोरी आप न रोक पाए, तो इससे ज्यादा विफलता क्या कही जाएगी। हाँ, तो यहाँ पुलिसिंग की बड़ी विफलता है, पुलिस की बड़ी जी। विफलता है। आप दूर दराज के जो जंगल हैं, गांव हैं, वहां आप पुलिस पिकेट की व्यवस्था नहीं करा सकते, आप चौकी नहीं बना सकते हैं, आपके थाने नहीं है, पुलिस फोर्स नहीं पहुंचती है, तो फिर लोग क्या करें? तो जी। लोग कानून अपने हाथ में लेते हैं। कई जगह मजबूरी भी होती है, और कई जगह उनको बरगलाया भी गया होता है। उनको परंपरा के नाम पर, अपनी आस्था के नाम पर इस तरह से बरगला करके भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, ज्ञानेश्वर जी। तो इसलिए पुलिसिंग से ये मामला नहीं संभलेगा। इसके लिए राजनीतिक दलों को और सामाजिक जो संगठन है, जो मानकी मुंडा है, जो ग्राम सभाएं हैं, जो वहां के स्थानीय लोग हैं, उन सबको भी इन्वॉल्व करना होगा इस मामले में। आधुनिकता की बिल्कुल। रोशनी पहुंचानी होगी, विकास पहुंचाना होगा वहां। हम्म, विकास पहुंचेगा, जैसे हमने कहा कि न्यूजीलैंड का आदिवासी सूट बूट खट पहन करके और पार्लियामेंट में आता है और अपने आदिवासी भाषा में बोलता है, उस अंदाज में बोलता है, तो उसमें क्या दिक्कत है? और ये आप भी इस बता रहे थे ना कि देखिए, जब मंत्रिपरिषद की बात हो रही थी कि कार्डिनल की पैरवी से बंधु तिर्की की बेटी जो है मंत्री बन हाँ, जाती है, तो कार्डिनल की हाँ, पैरवी से बन जाती है, लेकिन ऐसी समस्याओं का सामाजिक और राजनीतिक निराकरण करने के लिए आप आगे नहीं बढ़ते हैं, जबकि मूल रूप से झारखंड आदिवासियों का है। हाँ, बिल्कुल आदिवासियों का है। और जो भी लोग इसका फायदा ले रहे हैं, जो चर्च की बात की, कार्डिनल की बात की, उन लोगों को तो समाज सुधार के लिए आगे आना चाहिए ना। जो समाज में जो जी। परंपराएं, जो प्रथाएं गलत हैं, या समय के साथ अब अपनी प्रासंगिकता खो चुकी हैं, उनको बदलना चाहिए। ये इनको आधुनिक बनाइए, लोग खुद ही बदल देंगे इन सब चीजों को। पुलिसिंग की बिल्कुल। व्यवस्था करिए, क्राइम कंट्रोल करिए और उग्रवादियों को कंट्रोल करिए, तो अपने आप वो उनको यह कानून हाथ में लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन राजनीतिक दल क्या करते हैं, अभी जो परंपरा के नाम पर आप मानकी मुंडा की व्यवस्था बनाए रखेंगे। अभी हमने ये भी खबर देखी कि मानकी मुंडा के लिए सरकार दोपहिया वाहनों की व्यवस्था करेगी, उनको वाहन दिए जाएंगे ताकि वो उनका जो सिस्टम है न्याय करने का, वो काम करता रहे। तो ये एक लेवल पर ठीक है कि ग्राम सभा अपना काम करती है, ग्राम सभा के हिसाब से जंगल में लकड़ी काटना हो, जलावन के लिए लकड़ी इकट्ठा करना हो, पशुओं का शिकार करना हो, इन चीजों को वो समझते हैं। इसमें वो एक नियम बना करके लोगों को गाइड करें, वहां तक तो ठीक है। लेकिन जब राजनीतिक दल इस व्यवस्था का इस्तेमाल अपना चुनाव जीतने के लिए करने लगते हैं, तब फिर यहाँ वेस्टेड इंटरेस्ट आ जाता है। फिर वो उनको उनका भला नहीं होने देना चाहते, फिर वो उनको तरक्की नहीं करने देना चाहते, फिर उनको आधुनिक नहीं होने देना चाहते। आप कह रहे हैं कि उनके बच्चे, आदिवासियों के बच्चे आईएएस आईपीएस बने, क्यों नहीं इस बारे में कोई सरकार वहां सोच रही है कि उन जंगल के इलाकों में जहां लोग आज जन अदालत लगा रहे हैं, वहां सरकार अपने खर्च कोचिंग खुलवाए, बच्चों को पढ़ाई, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था दे, फ्री में उनको 10वीं 12वीं के लिए बोर्ड की तैयारी कराए, आईएएस आईपीएस की तैयारी कराए, मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी कराए। ये आप नहीं करते हैं। उनको आपकी जीवन शैली यही है, आपका रहन सहन यही है, आपके पूर्वज इसी तरह से रहते थे, आप उनको उसी तरह से रखना चाहते हैं। उनके पूर्वज उस तरह से रहते थे, जंगल में रहते थे और पेड़ पर मचान बना के रहते थे, तो अभी भी वो पेड़ पर मचान बना के रहेंगे। पूर्वजों की तरह थोड़े रहेंगे। आप उनको पक्का मकान बनाइए, और जिस तरीके से सेंधरा की बात हो रही है, इसका परिणाम क्या होता है कि आज देखिए, जनता की अदालत में आप उग्रवादी या उग्रवादियों की मदद करने वालों को मौत की सजा दे रहे हैं, तो उग्रवादी तो खत्म हुए नहीं,
अब उग्रवादियों का जो दस्ता है वह गांव पर चढ़ाई करेगा, नरसंहार करेगा, वैसे लोगों को दंडित करेगा जो जनता की अदालत में मौजूद थे, जो फैसला सुना रहे। तो यह लड़ाई तो आगे बढ़ती ही जाएगी, उग्रवादी हथियार बंद होंगे, फिर ग्रामीण हथियार बंद होंगे, पुलिस मौन बनी रहेगी, पुलिस की हिम्मत नहीं होगी। तो फिर यह तो जो इसके बाद ऐसा कोई उग्रवादी पैदा हो जाएगा जिस पर आपको 25 लाख का इनाम घोषित करना पड़ेगा, कोई डकैत पैदा हो जाएगा जो वीरप्पन बन जाएगा। यही सब तो होता है इसमें। हाँ, तो इस वजह से ये तो हो ही रहा है ना वहां। अभी हमने जैसे कहा एक पहलू वो था, एक पहलू ये है कि उग्रवादी भी खत्म नहीं हो रहे, उनकी भी फंडिंग हो रही है, उनकी भी आधुनिक हथियार वो लोग भी इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि वहीं से माइंस, मिनरल्स, लकड़ियां और दूसरी चीजें बेच करके, तस्करी करा करके वो भी पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। तो वो मजबूत हो रहे हैं, उनको मदद मिल रही है, बाहर से आकर के लोग शेल्टर ले रहे हैं। और दूसरी तरफ ये जन अदालत के नाम पर जो गांव के लोग हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं, उनका समूह बन रहा है। तो अगर सचमुच के उग्रवादी किसी दिन, ये भी तो हो सकता है जो हमने कहा कि ये कैसे दुधारी तलवार है कि आज उग्रवादी को या किसी अपराधी को बैल चुराने के जुर्म में, साइकिल चुराने के जुर्म में, या पहले बच्चा चुराने के जुर्म में मॉब लिंचिंग कर दी गई, लोगों को एक भीड़ ने मार डाला लोगों को। तो वो भीड़ कोई सेंसिबल भीड़ थोड़े होती, कोई सेंसिबल फैसला थोड़े करती है। भीड़ किसी दिन निर्दोष भी मारने लगेगी, तब उसको कौन बचाएगा? तो ये खतरे हैं कि कब निर्दोष के खिलाफ जो लोग सजा देने के लिए, जिनको आपने अधिकृत किया, कि ये संदरा जिन लोगों के नेतृत्व में हो रहा है, जो सजा देने के लिए अधिकृत लोग हुए हैं, वो अपनी निजी खुन्नस निकालने के लिए भी किसी को सजा दे सकते हैं, किसी को अपराधी बता सकते हैं। जब वहां कोई वकील नहीं है, कोई दलील नहीं दी जा रही, कोई सबूत नहीं खोजा जा रहा, तो आप सजा दे दीजिएगा किसी को भी। और ये खतरा जो है, और एसपी साहब, डीसी साहब, इनको ही आप बंधक बना लीजिए और कहिए कि इनका ही संग्रह करेंगे, वह भी स्थिति और परिस्थिति आ सकती है। फिर कौन छुड़ाएगा उन लोगों को? पुलिस फोर्स तो आते आते आएगी। और कितनी बार आपने बताया, कई बार कई अधिकारियों के साथ हो चुका है, बंधक बना लेते हैं लोग, डीसी को और एसपी को बंधक बना लेते हैं लोग वहां, और पुलिस गोली चला करके थोड़ा छुड़ा सकती है, वो लोग दुश्मन तो है नहीं। तो पुलिसिंग, ओवरऑल पुलिसिंग अगर 24 घंटे की गश्त होती है, पुलिस चौकी बनती है, अपराधियों पर, उग्रवादियों पर आप लगाम लगाते हैं, जनता को मजबूर हो करके कानून अपने हाथ में नहीं लेना होता है। तो एक पक्ष तो ये है, जैसा आपने कहा कि दूसरा पहलू जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि उग्रवादी संगठन अगर मजबूत होते हैं और उनको एग्जिस्टेंशियल थ्रेट दिखाई देता है, अपने अस्तित्व को खतरा दिखाई देता है इन ग्राम सभाओं से और इन जन अदालतों से, उनको लगता है कि ये लोग हमारे लोगों को, हमारे जो खुफिया सूचना देने वाले उनको मार रहे हैं, ये लोग हमारे मददगारों को मार रहे हैं, तो वो लोग भी मारेंगे, जैसा आपने कहा। फिर ये तो लड़ाई शुरू हो जाएगी, तब फिर कानून व्यवस्था की एक अलग ही समस्या खड़ी हो जाएगी। तो इस पूरे इलाके में ये इस जोन की परंपरा और इस जोन की समस्या, ये अच्छी चीज भी है। इसी इलाके की जो यूनाइटेड सिंहभूम में पश्चिमी सिंहभूम पकड़ लीजिए और खूंटी सिमडेगा, इस इलाके में ये एक लाइन से लगता हुआ इलाका है। इस इलाके में पुलिसिंग की अतिरिक्त व्यवस्था करने की जरूरत है। प्रशासन को जरा संवेदनशील होना, ये बहुत नाजुक मामला, बहुत संवेदनशील मामला है, और प्रशासन को यहाँ के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको एंगेज करने की जरूरत है, चाहे वो किसी भी पार्टी से जीते हो। और आज तो सरकार देखिए, हेमंत सोरेन ने बड़ी होशियारी से, ये वो ठीक है आदिवासी उनका समर्थन करते हैं, ये पथलगड़ी का से ही शुरू हुआ था कि आज झारखंड में आदिवासी बिल्कुल ही बीजेपी को वोट नहीं करता है, क्योंकि एक मसला मान लिया गया कि बीजेपी आदिवासी विरोधी है, तो बिना कहे फतवा जारी हो गया। और हेमंत सोरेन की सरकार आदिवासियों की हितैषी सरकार है, ठीक है, आप आदिवासियों का भला कर रहे हैं, लेकिन वोट लेने के लिए उनकी जो गलत काम है, उनकी जो गलत परंपराएं हैं, आप उनको जस्टिफाई नहीं कर सकते, उनके लिए उनसे आंख नहीं मूंद सकते, उस पर आपको कार्रवाई करनी होगी। हत्याएं हो रही हैं अगर इस तरह से, तो प्रशासन का काम है, पुलिस का काम है। हत्याओं पर लाश भी नहीं मिल रही है, पता नहीं क्या सिस्टम है, लाश भी नहीं मिल रही है। हाँ, तो वही उसको उस पर लगाम लगाना होगा। आपको वो लोग वोट करते हैं, इसके लिए आप उनके इस कृत्य को भी आप छिपा देंगे, ये ठीक नहीं है। फिर जंगल राज, यही तो जंगल राज होता है। तो कानून का राज कहाँ रहा? फिर कानून का इकबाल क्या बचेगा? फिर तो जिसको मन होगा वो अपने हाथ में कानून लेकर के इसी तरह से न्याय करने लगेगा। तो आप आदिवासी हितैषी बनिए, लेकिन अगर वहां कुछ गलत काम हो रहा है तो उससे आंख मत मूंदिए, वहां भी उसका प्रतिकार करिए, वहां भी पुलिस जानी चाहिए है और आपका प्रशासन जाना चाहिए। अगर नहीं होता, पहले चाईबासा से शुरू हुआ है, यानी पश्चिमी सिंहभूम से खूंटी सिमडेगा में भी जन अदालतें लगने लगी हैं। खूंटी वो पथलगड़ी का शुरुआत का इलाका है, खूंटी इस इलाके में भी लगने लगी हैं, लातेहार में भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो ये तो लॉलेसनेस हो जाएगा पूरी तरह से। जो मजबूत होगा वो दूसरे को मार देगा, जहां भीड़ इकट्ठा होगी वो किसी और को अपराधी बता करके, इंगित करके उसको मार डालेगी। तो ये सरकार के इकबाल के लिए भी बड़ा सवाल है। और हम फिर कह रहे हैं कि ये सामाजिक और राजनीतिक मामला है। पुलिस की भूमिका उसमें तीसरे नंबर पर आती है। पहले नेताओं को आगे बढ़ के पहल करनी होगी, लोगों को समझाना होगा, वहां विकास की रोशनी पहुंचानी होगी, और पुलिस का काम है कि अपराध रोके।
इन ग्राम सभाओं के काम में दखल देने के पहले जिसकी वजह से ये लोग उद्वेलित है, जिसकी वजह से परेशान है, उस कॉज को दूर करना होगा। आप चाहे उग्रवादी हो, पीएलएफआई के हो या जिसके भी हो, उनके खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने का समय है। वो अब इसके अभी तक में पुलिस से लड़ रहे थे, प्रशासन से लड़ रहे थे, अब वो आम आदमी से लड़ने लगेंगे। फिर लड़ाई दूसरा ही रूप ले लेगी, जो जिस दौर में बिहार 90 के दशक में रहा है उस दौर में पहुंच जाएगा। तो ये ऐसा ना हो। हितैषी हैं आदिवासियों के हेमंत सोरेन, तो उनका हित करें, लेकिन उनका अहित जिन कामों से हो रहा है वो न होने दे, उसको भी रोकें। तो देखिए, इन घटनाओं को रोकने के लिए जो बिल्कुल खतरनाक है और गंभीर संकेतक है, राजनीतिक और सामाजिक चेतना, राजनीतिक सामाजिक प्रयास की जरूरत है, झारखंड में किया जाना चाहिए। और हेमंत सोरेन की सरकार, जिनके साथ आदिवासियों का मत है, उन्हें इसमें विशेष नजर रखनी चाहिए। तो झारखंड की बात आगे भी हम करते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव स्टिक्स को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव स्टिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।